दोस्तों, तो आज मैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये जन कॉन्सर्ट के लिए शॉप से चला जाता है और एनगियोल को शॉप पर अपने काम में लगा जाता है। एनगियोल भी ये इधर हम जॉन को कॉन्सर्ट पे देखते हैं जो कि छंका यहाँ पर वेट कर रही थी, बट छंग यहाँ पर नहीं आती। कॉन्सर्ट स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाता है, बट अभी तक छंग नहीं आई थी। तभी यहाँ पर एंट्री होती है ये चैन की, जो कि आते ही यहाँ पर ग्योंग से माफी मांगता है लेट आने के लिए। ग्योंग यहाँ पर उसे हैरान होकर पूछती है तुम्हें इस कॉन्सर्ट के बारे में कैसे पता चला। ये चैन उसे बताता है कि तुमने ही तो मुझे इन्विटेशन दिया था। अब ये सुनकर ग्योंग यहाँ पर उसे गुस्सा करती है, बिकॉज उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसे लगता है ये चैन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम कभी म्यूजिक बनाने में इंटरेस्टेड थे भी कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बैंड के जरिए लड़कियों के दिल जीतना चाहते हो। हमारे पास तो कोई ढंग का बैंड भी नहीं है। तुम्हें तभी पीछे से ही इनग्योल आता है और बोलता है कि इसके पास बैंड है, इसके पास बैंड है जिसका नाम है फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर और मैं उस बैंड का गिटारिस्ट हूँ। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम एनग्योल है। हम ये चैन को देखते हैं जो कि एनग्योल को यहाँ पर देखकर हैरान था। तभी हम देखते हैं कि वो जो बैंड अभी यहाँ पर कॉन्सर्ट प्ले कर रहा था उसका एक मेंबर जिसका नाम जी वॉन था, वो यहाँ पर ईचैन और एनग्योल को बोलता है कि तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि ग्योंग के फ्रेंड बैंड में भी है। अब तुम दोनों हमारे कॉन्सर्ट को मिस कर दिया, तो क्यों ना हम एक छोटा सा जैम सेशन यहाँ पर कर ले। इसका मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म करना। एनग्योल तो उसके लिए हाँ भी कर देता है। ईचैन को हम देखते हैं जिसको अभी तक इसका मतलब भी नहीं समझ में आया था। तो एनग्योल को कहता है कि जैम सेशन ये क्या होता है, मुझे तो बस स्ट्रॉबेरी जैम के बारे में पता है। एनग्योल उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बस सॉन्ग गाना है जैसा कि तुम पार्टी वाले दिन गा रहे थे। ईचैन भी यहाँ पर ऐसा ही करता है। एनग्योल गिटार बजाता है और बाकी जो जीवन के मेंबर थे वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। फिर उनकी परफॉर्मेंस से धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ईचैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो गाने के साथ साथ यहाँ पर डांस भी करता है। बट हम ग्योंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी और कुछ देर के बाद यहाँ से चली जाती है। एनग्योल को हम देखते हैं जो कि अपने मन में यहाँ पर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अपने फादर के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे फादर मुझे गिटार प्ले करता हुआ देख रहे हैं और मैं इससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से घर जा रहे होते हैं। ईचैन यहाँ पर एनग्योल की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा गिटार प्ले कर लेते हो, क्या तुम मेरे बैंड में ज्वाइन होना चाहोगे। एनग्योल यहाँ पर ईचैन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अभी भी इस ग्योंग की वजह से बैंड बनाने के पीछे क्यों तुले हुए हो, क्या तुमने देखा नहीं उसने आज तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, बाद में तुम उसके लिए बैंड बनाना चाहते हो। ईचैन उसे यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ऐसे भी ये मेरे स्कूल का लास्ट टाइम होने वाला है। स्कूल खत्म होने के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा बल्कि एक जॉब करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। मतलब है तुम समझ लो कि मेरा टाइम है, मेरे स्कूल में लास्ट टाइम है, इसलिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, भले वो प्यार हो या फिर बैंड हो। इस लास्ट टाइम को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी ईचैन की नजर एक बच्चे पर जाती है जिसके हाथ से उसका बैलून छूट गया था। ईचैन उसका बैलून पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ एक तेज स्पीड में कार आ रही होती है। एनग्योल ये देखता है और ईचैन को यहाँ पर बचाता है। तभी वो यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करता है। जब वो छोटा था तब उसने अपने फादर की पीठ पर यहाँ पर एक चोट का निशान देखा था। उसने अपने फादर से पूछा था कि उन्हें ये निशान कैसे लगा, तो उसके फादर ईचैन ने यहाँ पर उसे बताया था कि ये निशान उसे एक एक्सीडेंट में लगा था जब वो यंग था और स्कूल में पढ़ा करता था। अब एनग्योल ये याद करते ही ईचैन की पीठ में यहाँ पर चेक करता है वो निशान, बट देखता है कि यहाँ पर तो कोई निशान है ही नहीं। इसका मतलब उसके फादर ने जो एक्सीडेंट के बारे में उसे बताया था वो एक्सीडेंट अभी तक उसके फादर के साथ हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करता है, छोटा था और उसकी फैमिली पिकनिक पर गई हुई थी, तब उसके साथ यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो पानी में गिर गया था। उसने अपने पेरेंट्स को बहुत आवाज लगाने की कोशिश की बट उन्होंने नहीं सुना। उसे लगा कि शायद अब वो नहीं बच पाएगा, पर तभी उसके फादर ने आकर उसे यहाँ पर बचाया था। इसी दौरान उसने फिर से अपने फादर के कंधे पर वही निशान देखा था। कुछ देर के बाद जब उसकी मॉम और उसका भाई सो गए थे तो उसने अपने फादर से यहाँ पर वही निशान के बारे में पूछा था। तो उसके फादर ने यहाँ पर उसे बताया था कि जब वो हाई स्कूल में थे तब उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये निशान आया है और इस एक्सीडेंट की वजह से वो बोल और सुन नहीं सकते। एनग्योल इस बात को यहाँ पर याद करता है और अभी यीचैन की पीठ पे वो निशान ना देखकर सोचता है कि उसके फादर का अभी तक वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है जिसकी वो बात कर रहे थे। वो यहाँ पर ये भी सोचता है कि अगर वो चाहे तो वो उस एक्सीडेंट को होने से रोक सकता है जिसकी वजह से वो अपने फादर के फ्यूचर को हर तरीके से बदल देगा। जैसे अभी उसके फादर बोल और सुन दोनों सकते हैं वैसे ही फ्यूचर में भी रहेंगे। वो यीचैन को यहाँ पर समझाता है कि देखो अब से तुम्हें केयरफुल रहना होगा, कोई भी ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यीचैन को उसकी बात यहाँ पर समझ में नहीं आती, तो एनग्योल उससे कहता है कि बस मुझे 1 साल दो, 1 साल तुम मेरे साथ रहो और मेरी नजरों के सामने से बिल्कुल भी गायब मत हो, मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से प्रोटेक्ट करूंगा। पर यीचैन जब उसकी बातें सुनता है तो उससे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो यहाँ पर कहता है कि देख भाई मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
मुझे ग्योंग पसंद है और उसके बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है, तो मुझसे दूर रहो। इतना कहकर ईचैन यहाँ से भागने लग जाता है। एंग्योल भी उसका यहाँ पर पीछा करता है। अब ईचैन तो उसकी बात यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं था, बट उससे अभी कैसे भी करके अपने डैड के फेट को बदलना था, इसलिए वो यहाँ पर ईचैन को ऑफर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैंड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। ईचैन यहाँ पर खुश होकर उससे कंडीशन पूछता है। एंग्योल उसे कहता है कि बस 1 साल तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी नजरों के सामने बिल्कुल गायब नहीं होना है। टीचर ने भी सुनता है तो फिर से यहाँ पर गलत समझ लेता है और एनगल को मार के यहाँ पर अपनी दादी माँ के पास चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो यहाँ पर एनगल के साथ सोएगा तो एनगल कहीं उसके साथ कुछ कर ना दे। अगले दिन हम योंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ यूएस के लिए निकल जाती है। हम देखते हैं कि उसे जाते हुए एक आदमी यहाँ पर सीक्रेटली देख रहा था। इधर हम ये चैन के स्कूल में एन गर्ल को देखते हैं जो कि अब कांग हिन के साथ एक बैटल करने वाला था। जिसने अच्छा गिटार बजाया वो जीत जाएगा। यहाँ पर हम एज ए होस्ट बालसन को देखते हैं जो कि सब कुछ मैनेज कर रहा था। ये चैन और माजो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों भी दौड़ते हुए स्कूल के ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कांग हिन एन गर्ल के साथ बैटल कर रहा है। असल में एन गर्ल ने ही कांग को यहाँ पर अपने साथ कंपटीशन करने के लिए ऑफर किया था, क्योंकि वो चाहता था कि ये चैन का बैंड जल्दी बन जाए। उसने उसे ये भी कहा था कि अगर तुम इस बैटल को हारते हो तो तुम्हें ये चैन के बैंड को ज्वाइन करना होगा। कांगन भी इसके लिए यहाँ पर तैयार हो गया था। जल्दी हम देखते हैं कि उन दोनों का कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों में बराबरी का टक्कर चल रहा था, बट आखिरकार एनग्योल यहाँ पर जीत जाता है। यीचैन भी ये देखकर उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं। माजो एनग्योल को उन तीनों से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि वो तीनों यहाँ पर उनके साथ बैंड में ज्वाइन होने के लिए तैयार थे, बट उन्हें बैंड के फ्रंटमैन को चेंज करना था जो कि यीचैन था। वो यहाँ पर एनग्योल को फ्रंटमैन बनने के लिए बोलते हैं, बट एनग्योल इसके लिए मना कर देता है। यीचैन उन्हें यहाँ पर कहता है कि मैंने इस बैंड को बनाया है तो फ्रंटमैन भी मैं ही रहूंगा। बट हम देखते हैं कि वो तीनों इसके लिए तैयार नहीं होते। यीचैन उन्हें कहता है कि आखिर उन्हें उसको अप्रूवल के लिए क्या करना होगा। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए सिंगिंग का ऑडिशन देना होगा। यीचैन भी ना चाहते हुए इसके लिए तैयार हो जाता है और सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लग जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे बस 3 ही दिन दिए थे। वो प्रैक्टिस तो करता है, बट हम देखते हैं कि वो ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसे ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है। 3 दिनों में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब उसे ऐसा हारा हुआ देखकर एंगुअल डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिंगिंग और गिटार सिखाने में हेल्प करूंगा। अगले सीन में हम उन दोनों को घर पर देखते हैं। एनगेल यीचैन को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें गिटार सिखाऊंगा, बट इसके बदले में तुम्हें स्टडी करनी होगी और स्कूल के बाद में कॉलेज ज्वाइन करना होगा। यीचैन जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर एनगोल पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। स्कूल के बाद मुझे पैसे कमाने हैं। उसे यहाँ पर कहता है कि पैसे तुम कमाते रहोगे, बट कॉलेज जाना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी ग्रैंड मॉम की विश है कि तुम कॉलेज जाओ। यीचैन यहाँ पर हैरान होता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड मॉम जो है वो यहाँ पर एनगोल को पैसे देते हुए उससे कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। मैं चाहती हूँ कि तुम एनगेल को अच्छे से पढ़ाओ और उसे अच्छा आदमी बनाओ। बचपन से ही उसे पेरेंट्स का लव नहीं मिला है। वो पढ़ाई में अच्छा तो है, बट वो दिखाता है कि उसे स्टडी वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे बस पैसे कमाने हैं। मुझे पता है कि वो ये सब मेरे लिए ही बोल रहा है। आफ्टर स्कूल वो कॉलेज नहीं जाना चाहता और पैसे कमाना चाहता है, बट मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो भी बाकी बच्चों की तरह कॉलेज जाए। मेरा ज़्यादा बड़ा सपना तो नहीं है, बस छोटा-सा ही सपना है कि मैं उसे कॉलेज की ग्रेजुएशन कैंप में देखना चाहती हूँ। एंग्योल दादी को यहाँ पर कहता है कि आप फ़िक्र मत करो, मैं यीचैन को पढ़ाऊँगा और उसे कॉलेज भी भेजूँगा। प्रेज़ेंट में हम एंग्योल को देखते हैं जो कि यीचैन को कहता है कि आज तुम्हारा पढ़ाई का फर्स्ट डे है। यीचैन जब ये सुनता है तो वो यहाँ से भागने लग जाता है, बट एंग्योल उसे भागने नहीं देता, उल्टा वो उसे फ़ोर्सफुली अपने साथ स्टडी करने के लिए बैठाता है। हम देखते हैं कि सभी लोग उसे स्टडी करता हुआ देख रहे थे। ग्रैंड मदर जब ये देखती हैं तो उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन हम इधर छांग को देखते हैं जो कि ग्योंग को लेटर यहाँ पर पढ़ रही थी, जिसे कि उसने न्यूयॉर्क से भिजवाया था। ग्योंग इस लेटर में उससे उसका हाल चाल पूछती है, साथ ही साथ वो यहाँ पर उसे शिकायत भी करती है और कहती है कि वो लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं आई, जिससे उसको बुरा लगा। पर वो कहती है पर कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अपने रीजन होंगे जिसकी वजह से वो नहीं आई होगी। इसके बाद शंग यहाँ से बुक स्टोर पर जाती है। यहाँ पर एक फ्लैशबैक को याद करती है कि कैसे जब वो एक दिन यहाँ पर इस बुक स्टोर में आई थी और एक बुक निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से सारी बुक्स उसके ऊपर गिरने वाली थी। चैन ने आकर उसे यहाँ पर बचा लिया था, जो कि उस टाइम इस बुक स्टोर में कॉमिक बुक पढ़ रहा था। खैर आज जब उसे यहाँ पर ईचैन नहीं मिलता तो वो यहाँ से जाने लगती है, पर उसके जाते ही हम देखते हैं कि एनग्योल यहाँ पर आता है जो कि ईचैन के लिए कुछ बुक्स खरीदने के लिए यहाँ पर आया हुआ था।
वो जब यहाँ से बुक खरीद के जाने लगता है तभी उसे रास्ते में माचो मिलता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में ही घर जाने लग जाते हैं। बट जल्दी ही उन्हें कुछ लड़कियों से पता चलता है जो कि ग्योंग के स्कूल की थी, कि ग्योंग जो है वो यूएस चली गई है। ये सुनकर वो दोनों ही यहाँ पर हैरान होते हैं, बट वो डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में यीचैन को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वो स्टडी छोड़ देगा, और उस बैंड को भी जिसको बनाने में उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, और ये दोनों उसकी मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। वो दोनों जब घर जाते हैं तो देखते हैं यीचैन पढ़ रहा है। यीचैन यहाँ पर एनगोल को अपना होमवर्क दिखाते हुए कहता है कि देखो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, अब मुझे मेरा रिपोर्ट दो। एनगोल को हम देखते हैं जो कि यीचैन को कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है। ये देख के यीचैन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कोई डॉग थोड़ी है जो कि वो सिर्फ उसे फुसला रहा है। रात को हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। यीचैन अचानक से यहाँ पर सभी को बोलता है कि मुझे ग्योंग को देखने का मन कर रहा है, इसलिए मैं कल जाकर उसे सिर्फ देखूंगा। बट हम देखते हैं कि एनग्योल और माजू वो दोनों ही ईशान को इसके लिए मना कर देते हैं। वो दोनों ही उसे यहाँ पर सुनाने लग जाते हैं, ये कहते हुए तुम्हें अभी तक अपनी इम्प्रूवमेंट में ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी तुमने ग्योंग से खुद ही प्रॉमिस किया है कि तुम फेस्टिवल से पहले उसे अपना फेस नहीं दिखाओगे। यहाँ पर उन दोनों की बात को मान लेता है। उनके मन में यहाँ पर अपने डैड से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी डैड, मुझे माफ कर देना, बट अब ग्योंग वापस नहीं आएगी। एनग्योर इस बात के लिए यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि एक बार उसने उसे खुद ही बताया था कि जब वो हाई स्कूल में थी तभी वो यूएस में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद वो कोरिया तभी आई जब उसके फादर की डेथ हो गई, यानी कि वो वाइवा म्यूजिक स्टोर के ऑनर की। रात को हम देखते हैं ये चैन यहाँ पर गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था, बट उससे ढंग से गिटार प्ले नहीं हो रहा था। एनग्योल जब ये देखता है तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प करता है। वो उसे गिटार के बारे में समझाते हुए कहता है कि तुम्हें गिटार बजाने से पहले गिटार के बारे में जान लेना चाहिए। अपने इमोशंस को गिटार के साथ कनेक्ट करो, उससे बातें करो, उसे समझो और फिर उसे प्ले करो। इधर हम ग्योंग को देखते हैं जो कि अकेली वापस कोरिया आ चुकी थी। वो अपने घर जाती है जहां पर वो अपने पेरेंट्स की फोटो को देख रही थी। वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे माफ करना, जैसी बेटी आप चाहती थी मैं अब वैसी बेटी नहीं हूँ, बट मुझे अब इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर ग्योंग को पूरे तरीके से चेंज देखते हैं, मतलब ये वो ग्योंग नहीं है जिसे कि हम पहले जानते थे। खैर अगले दिन हम यीचैन को स्कूल में देखते हैं। जल्दी उसे भी यहाँ पर इस बात का पता चल जाता है कि ग्योंग जो है वो यूएस चली गई है। वो ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इधर हम ग्योंग को देखते हैं जो कि घर में अकेली थी, इसलिए उसका जो मन करता है वो करती है। वो अपने लंबे बालों को काट लेती है और वो सब कुछ खाती है जो उसका मन करता है। साथ ही वो यहाँ पर कुछ अपने एक्सपेंसिव कपड़ों, सैंडल्स और नेकलेस वगैरह को एक सूटकेस में बंद कर देती है, क्योंकि अब वो ये सब बेचने वाली थी। इधर हम एनगोल को देखते हैं जो कि एक गिटार शॉप में यहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि उसे ईशान के लिए गिटार लेना था। उस गिटार शॉप के ओनर को हम देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि सीक्रेटली ग्योंग को एयरपोर्ट पर जाता हुआ देख रहा था। खैर एनग्योल जब यहाँ पर गिटार को देख रहा होता है तभी उसकी नजर शॉप के बाहर से ग्योंग पर जाती है, जो कि सूटकेस लेकर कहीं जा रही थी। वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि ग्योंग एक मार्केट में यहाँ पर अपने कपड़े, सैंडल्स वगैरह को बेच रही थी। वो अब ये देखकर हैरान होता है और ग्योंग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। ग्योंग उसे कहती है कि क्यों, क्या मैं आ नहीं सकती वापस। एनग्योल कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी ग्योंग यहाँ पर कुछ पुलिस वालों को देखती है जो कि ये मार्केट यहाँ पर खाली करवा रहे थे। ये देखकर ग्योंग एनग्योल को बोलती है अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कोरिया वापस क्यों आई हो तो ये सारा सामान उठाओ और यहाँ से भागो। एनग्योल भी यहाँ पर ऐसा ही करता है। बाद में वो ग्योंग से पूछता है कि चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम कोरिया कैसे आई हो। ग्योंग भी मजाक में उसे कहती है कि मैं तो फ्लाइट से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर एनग्योल उस पर गुस्सा करता है। वो उसे बहुत सुनाता है, कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो, तुम्हें यीचैन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, उसने तुम्हारे लिए बैंड स्टार्ट किया था। दिन रात वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा है, और तुम उसे बिना बताए यहाँ से चली गई। अभी सोचा नहीं कि उसे इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा सैड होगा। ग्योंग उसे कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसमें मेरी ही गलती है, तो मुझे उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। इंग्योल ही सुनते ही उसके लिए मना कर देता है, कहता है कि नहीं, तुम उसके सामने नहीं जाओगी। फिर वो यहाँ पर उससे उसका रीजन पूछता है कि वो कोरिया वापस क्यों आई है। ग्योंग यहाँ पर उसे बता देती है कि मैं यहाँ पर मरने के लिए आई हूँ। असल में जब मैं यूएस गई तो मुझे पता चला मेरे फादर का किसी और लेडी के साथ अफेयर है। अगर ये बात मेरी मॉम को पता चलती तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती और मेरे से अपसेट हो जाती। वो ड्रिंक करने लग जाती और मुझे अपने पपेट की तरह ट्रीट करती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई मरने के लिए। बट यहाँ पर आकर मैंने सोचा कि कुछ दिन और क्यों ना जी लूं। जाते जाते वो यहाँ पर लास्ट टाइम इन गर्ल को ये कहते हुए जाती है कि मैं कोरिया वापस आ चुकी हूँ, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। इधर हम स्कूल में ये चैन को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में था और बहुत ही ज्यादा सैड था, क्योंकि अब उसे यहाँ पर पता चल गया था कि ग्योंग जो है वो यूएस चली गई है।
वो देवदास बने हुए यहाँ पर सैड सॉन्ग गाता है और गिटार बजाता है। अब उसे गाते हुए और गिटार बजाते हुए उसके बैंड के मेंबर्स देख लेते हैं, जो कि उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे फ्रंटमैन के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यीचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गा रहा था और गिटार भी अच्छे से बजा रहा था। स्कूल के बाद यीचन यहाँ पर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आइसक्रीम शॉप पर आता है। वो जैसे ही अंदर आता है उसी के बगल में हम चोंग को देखते हैं, जो कि इस शॉप से बाहर जा रही थी। अब वो यहाँ पर अपसेट था। उसे शॉप का ओनर यहाँ पर पूछता है कि वो अपसेट क्यों है। इस पर वो बताता है कि जिस लड़की पर मेरा क्रश था वो अब कोरिया छोड़कर चली गई है। फिर शॉप ओनर हैरान होकर पूछता है, फिर वो लड़की कौन थी जो अभी अभी यहाँ से गई है? उसी ने तुम्हारे लिए उस दिन इनविटेशन कार्ड छोड़ा था। ये सुनते ही यीचन यहाँ से भागता है और चंग के पास आता है। वो यहाँ पर उसे इनविटेशन कार्ड और वही नोट दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये सब तुमने मेरे लिए छोड़ा था। चंग उसे कहती है कि हाँ। अब ये सुनकर यीचन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि चंग ने उसके ऊपर यहाँ पर प्रैंक किया है, उसे ये इनविटेशन कार्ड देकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। वो उसे कहता है कि क्या अब तुम खुश हो? तुम्हारे ये सब करने की वजह से ग्योंग को लगता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। चंग यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलती और यहाँ से जाने लग जाती है। उसके पीछे यहाँ पर कार आ रही थी बट उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये चैन उसे पीछे से आवाज लगाता है और उसे साइड होने को बोलता है, बट जब चंग साइड नहीं होती तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड करता है। वो उस पर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम बहरी हो? तुम्हें नहीं सुनाई देता? तुम्हारे पीछे से कार आ रही थी। चंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। ये चैन और जब वापस यहाँ पर शॉप पर आता है तो वो शॉप का ओनर यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम उससे मिले? ईचन उसे कहता है कि हाँ मैं उससे मिला, बट उसने मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने पहले भी एक बार उसकी हेल्प की थी, बट तभी भी उसने मुझे थैंक्स नहीं बोला। मैंने उससे ज्यादा रूड इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। शॉप ओनर ये सुनकर यहाँ पर हैरान होता है और यीचन को बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो बोल और सुन दोनों ही नहीं सकती। ये सुनकर यीचन यहाँ पर बहुत हैरान होता है और पछतावा फील करता है कि उसने बिना कुछ जाने बेचारी को इतना सब कुछ कह दिया। इधर हम चंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड लग रही थी। असल में उसे यीचन की कोई भी बात सुनाई नहीं दी थी, बट उसे यीचन की ये बात समझ में आ गई कि वो उसे डेफ बुला रहा था। ये याद करते ही वो यहाँ पर रोने लग जाती है। तभी यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। वो बारिश में भीग रही थी बट तभी उसके पास यहाँ पर एनग्योल आता है, जो कि यीचन से ही मिलने के लिए जा रहा था। खैर वो यहाँ पर चंग को अपना अम्ब्रेला दे देता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है यीचन की शॉप की तरफ। चंग भी बहुत सोचती है और फिर वो डिसाइड करती है कि यीचन से मिलने का। इधर यीचन भी चंग से मिलने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसे उससे माफी मांगनी थी, बट तभी उस शॉप के बाहर ग्योंग दिखती है, जो कि उसे ही यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। खैर तभी यहाँ पर इनग्योल और चंग भी आ जाते हैं, जो कि अपने सामने ये नज़ारा देखकर खुद से ही कहते हैं कि उन्होंने आने में लेट कर दिया। सो अब चंग हमें अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे उसकी लाइफ बचपन से ही म्यूट रही है। मतलब वो बचपन से ही बोल नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अगर वो आंखें बंद कर ले तो मानो उसके लिए दुनिया गायब ही हो जाए। बचपन से ही उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा है जो कि उसके साथ रहे। उसकी लाइफ में उसकी एक ही हैप्पीनेस थी, जो कि उसकी मॉम थी, जो कि उसे समझती थी और उसे साइन लैंग्वेज सिखाया करती थी ताकि वो लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सके। बट एक दिन उसकी इस हैप्पीनेस को भी उससे दूर कर दिया जाता है, मतलब उसकी मॉम को। वो उस दिन बहुत ही ज्यादा रोती है। तभी उसके घर के पास यहाँ पर मिस जिमी आती है, जो अपने 2 बच्चों के साथ आई थी, जो कि अब से चंग की स्टेप मदर थी। चंग और बताती है कि वो अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव किया करती थी। चंग जब उससे फाइट बैक किया करती तो वो उसे हमेशा एक रूम में बंद कर देती थी। ऐसे ही चंग धीरे धीरे करके बड़ी हो गई, उसने अपने फेट को मान लिया। वो अपनी स्टेप मॉम से फाइट करना भी बंद कर दिया। एक दिन जब उसकी स्टेप मॉम ने हमेशा की तरह उसे रूम में बंद करके रखा था, तो वो खिड़की से बाहर देखती है तो इधर पार्टी चल रही थी। मतलब उसकी स्टेप मॉम इतनी बेकार है कि उसने चंग को रूम में बंद करके रखा है और खुद यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रही है। खैर मैं आपको बता दूं कि ये पार्टी वही थी जिसमें यीचैन आया था और ग्यों को चुपके से सैलो बजाते हुए देख रहा था। तभी हम इधर यीचैन को देखते हैं, जो कि यहाँ से भागता हुआ जा रहा था। जल्दबाजी में वो यहाँ पर सब कुछ स्पॉइल कर देता है, जिमी की ड्रेस खराब कर देता है। चंग जब ये देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हंसती है। वो बताती है कि वो अपनी लाइफ में आज फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा हंसी थी। सेकंड टाइम वो बताती है कि वो यीचैन से बुक स्टोर पर मिली थी, जहाँ पर जब उसने यीचैन को इतने ज्यादा क्लोज देखा था तो उसकी हार्ट बीट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। वो बताती है कि तभी से उसने यीचैन को सीक्रेटली देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्कूल के बाद यीचैन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आइसक्रीम शॉप जाया करता था और वो भी वहीं पर आ जाती थी इधर उसे देखने के लिए। एक दिन उसने यीचैन को एक ब्रांड का टी शर्ट खरीदते हुए देखा, तो उसने भी वही सेम टी शर्ट खरीद लिया। फिर हमें यहाँ से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीचैन ने ग्योंग को अपने कॉन्सर्ट में आने को बुलाया था।
चंग उस टाइम वहीं पर थी, उसने कुछ सुना तो नहीं था बट उसे पता चल गया था कि यीचेन जो है वो ग्योंग को पसंद करता है। वो खुद से यहाँ पर पूछती है, क्या होता अगर वो उस दिन ग्योंग को अपनी टी-शर्ट नहीं देती। खैर जिसके बाद वो हमें बताती है कि यीचेन ने उसे स्कूल के स्टोर रूम से बचाया था। तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, वो उसे इसके लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। इसलिए यीचेन ने जो उसे अपना नंबर दिया था वो उस नंबर पे कॉल लगाती है। बट तभी उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि वो उसे कॉल पर थैंक्स कैसे बोलेगी, वो तो बोल ही नहीं सकती। ना ही यीचेन को उस टाइम इसके बारे में पता था। खैर जिसके बाद हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एंड ग्योल दोनों ही ग्योंग और यीचेन को एक दूसरे के सामने देखकर हैरान थे। चंग ये देखकर यहाँ पर सैड हो जाती है और फिर यहाँ से चली जाती है। यीचेन भी जब उसे जाता हुआ देखता है तो वो ग्योंग को यहीं पर वेट करने का बोलकर चला जाता है चंग के पीछे। वो उसे बहुत आवाजें लगाता है लेकिन वो नहीं रुकती और एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। यीचेन तभी यहाँ पर चंग की कीचेन को नोटिस करता है जो कि यहीं पर छूट गई थी। इधर हम एनग्योल को देखते हैं जो कि ग्योंग के सामने आता है। वो यहाँ पर उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने तो मुझे खुद मना किया था किसी को भी ये बताने को कि तुम कोरिया वापस आ गई हो और अब तुम खुद ही ईचैन के सामने आ गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम फिर से ईचैन को हर्ट करने के लिए आई हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए। गेहूं यहाँ पर चुप नहीं रहती और उसे भी बहुत कुछ सुनाती है। वो उसे पूछती है आखिर तुम ये सब कहकर जताना क्या चाहते हो? क्या तुम यही चाहते थे कि मैं मर जाऊं? इनग्योल उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। गेहूं उसे कहती है कि देखो तुम फिक्र मत करो, जब टाइम होगा तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर इन दोनों के पास दौड़ता हुआ यीचैन आता है। अगले सीन में हम यीचैन और गेहूं को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर गेहूं यीचैन को बस घूर के ही देखे जा रही थी। यीचैन उससे पूछता है कि आखिर वो उसे घूर क्यों रही है तो गेहूं उसे बताती है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो गए। ये बात हमें गेहूं की थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है क्योंकि उसकी बातों से यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहली बार यीचैन को देख रही है। खैर यीचैन यहाँ पर शर्माई जा रहा था क्योंकि ग्योंग ने उसकी तारीफ की थी। आखिरकार वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम कोरिया वापस क्यों आई। तो ग्योंग उसे बताती है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए वापस आई क्योंकि मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव किया था। अब मैं तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे से जानना चाहती हूँ। हाँ हम दोनों के बीच जो बात हुई थी वो अभी तक कायम है। यीचैन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो घर आता है जहाँ वो सारी बातें अपने दोस्तों को बता देता है। जहाँ बालसन उसे यहाँ बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं शायद वो तुम्हें पसंद करती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वापस कोरिया क्यों आती। उसने बोला वो वापस कोरिया इसलिए आई क्योंकि वो तुमसे माफी मांगना चाहती थी अपने सारे रूड बिहेवियर्स के लिए। उसने तुमसे ये भी कहा कि वो तुम्हें अच्छे से जानना चाहती है। साथ ही तुम दोनों के बीच जो डील हुई थी बैंड की वो भी अभी तक कायम है। इसका मतलब तो यही है कि वो तुम्हारे और अपने बीच में सब कुछ सुधारना चाहती है। लाइक अब उसे तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है। ईचैन जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माता है और खुद की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करता है। हम देखते हैं कि उनकी सारी बातें इनग्योल कैसे सुन रहा था जो कि बाद में अपने आप से पूछता है कि आखिर ग्योंग करना क्या चाहती है। उसे अब यहाँ पर ग्योंग पर डाउट भी होने लग गया था क्या सच में ही ये ग्योंग है या फिर कोई और। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्योंग से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। ग्योंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी कहीं मैंने सुसाइड तो नहीं कर लिया। इनग्योल उसे कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ यीचैन से दूर रहने के लिए और उससे उसके सामने आइंदा आ मत जाना। इतना बोल के इनगेल वहां से चला जाता है। अगले दिन हम यीचैन को देखते हैं जहां पर यीचैन इनगेल और बाकी सभी मेंबर्स मिलकर प्रैक्टिस कर रहे थे। आज उनके बैंड की प्रैक्टिस का फर्स्ट डे था। वो लोग अपना 100% इसमें देते हैं। माजो एज ए मैनेजर उन्हें यहाँ पर गाइड कर रहा था। प्रैक्टिस के बाद हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में यहाँ पर बहस हो रही थी। बाकी तीनों ही सॉन्ग को चेंज करना चाहते थे क्योंकि ये जो सॉन्ग था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था बट यीचैन इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि ये सॉन्ग ग्योंग ने ही सिलेक्ट किया था। वो इसी को गाना चाहता था। वो तीनों यहाँ पर उसे समझाते हैं कि देखो वो तुम्हारी बस बेइज्जती करना चाहता है। उसने तुम्हें ये सॉन्ग इसलिए दिया है क्योंकि उसे भी पता है कि तुम ये सॉन्ग नहीं गा पाओगे और तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो इसलिए तुम्हें ये बात का रियलाइज नहीं हुई। ये चैन जब ये सुनता है तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये तो उनकी बात मानने को यहाँ पर तैयार ही नहीं था। प्यार में अंधा जो है तो कहाँ दूसरों की सुनेगा। तभी यहाँ पर उनकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि उनके स्कूल में स्कूटी लेकर आई हुई थी। हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्योंग थी। ग्योंग यीचैन को और उसके दोस्तों का अम्यूजमेंट पार्क का टिकट दिखाते हुए इसके लिए इनवाइट करती है। यीचैन और बाकी सब तो इसके लिए तैयार हो जाते हैं बट एनग्योल इसके लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो ग्योंग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसने उसे लास्ट टाइम वार्निंग दी थी कि वो यीचैन के सामने ना आए बट तभी भी वो यहाँ पर आ गई। वो यहाँ से जा ही रहा था बट तभी उसे याद आता कि अरे उसे अपने फादर के साथ रहना चाहिए। अम्यूजमेंट पार्क में तो और भी ज्यादा खतरा है। क्या होगा अगर यीचैन को वहां पर कुछ हो जाए। तो खैर आखिरकार वो यहाँ पर इन लोगों के साथ अम्यूजमेंट पार्क आ ही जाता है जहां पर वो पूरे टाइम यीचैन के साथ ही चिपका हुआ रहता है। मतलब ना ही खुद एंजॉय कर रहा था ना ही उसे करने दे रहा था।
जब भी ईचैन और ग्योंग एक दूसरे के साथ बैठते तो वो यहाँ पर उन दोनों के बीच में आ जाता। मतलब वो यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करता है ताकि ईचैन और ग्योंग एक दूसरे के क्लोज ना आ पाए। खैर वो सभी यहाँ पर अपनी कुछ फोटोज खिंचवाते हैं, फिर बाद में कुछ खाने लग जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एनग्योल और ग्योंग के बीच में एक सॉस को लेकर यहाँ पर लड़ाई होने लग जाती है। फिर ग्योंग उसको मजा चखाने के लिए जानबूझकर उसे सॉस देने की जगह उसके पूरे मुंह पे फेंक देती है और फिर बाद में ऐसा प्रिटेंड करती है कि गलती से हो गया। एनग्योल को इसके बारे में पता था कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। जब वो अपनी शर्ट साफ करके वापस आ रहा होता है तब उसे ग्योंग मिलती है, जो कि उससे पूछती है कि वो यीचैन के लिए आखिर इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है। इनग्योल उसे बताता है क्योंकि मैं उसका ट्यूटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेज जाए, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज उसे डिस्ट्रैक्ट करे वो उससे दूर रहे, इंक्लूडिंग मैं नहीं चाहता कि वो तुम जैसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाकर अपनी लाइफ बर्बाद करे। ग्योंग ये सुनकर यहाँ से जाने लग जाती है। एनग्योल उसे रोकता है और उसे कहता है कि प्लीज ये चैन की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद नहीं करती हो। ग्योंग उसे कहती है कि तुम्हें ये किसने बोला, मेरी फीलिंग्स चेंज भी तो हो सकती है। एनग्योल कहता है कि भूल जाओ, वैसे भी उसकी डेस्टिनी किसी और के साथ कनेक्टेड है। ऐसा पर्सन जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। कि ग्योंग उससे पूछती है कि वो कौन है, तो एनग्योल उसे कहता है कि तुम उसे नहीं जानती और अगर मैं उसके बारे में तुम्हें बता भी दूंगा तभी भी तुम मेरी बात को बिलीव नहीं करोगी। ग्योंग उसे अचानक से कहती है मुझे पता है कि वो तुम हो, है ना, कि ये चैन को पसंद करते हो ना तुम। एनग्योल हैरान होकर कहता है कि तुम पागल वागल लोग हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम ये चैन को देखते हैं जो ग्योंग को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ यहाँ पर आता है, बट तभी एक केले पर उसका पैर फिसलता है और गिरने लग जाता है। बट इससे पहले वो गिरता है, एनग्योल उसे यहाँ पर बचा लेता है। एनग्योल ने ये चैन को बचाने के चक्कर में ग्योंग को धक्का दे दिया था, इसलिए ये चैन बाद में एनग्योल पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि वो हमेशा उसे बचाने के चक्कर में हर चीज बिगाड़ देता है। एनग्योल उसे यहाँ पर समझाता है कि देखो, मैंने तुमसे बस 1 साल मांगा है, 1 साल बस तुम मेरे साथ रहो, मेरी नजरों के सामने से गायब मत होना। हम देखते हैं जब ये बात बाकी सारे लोग सुनते हैं तो उन्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इन दोनों के बीच शायद कुछ चल रहा है। ये चैन उन सभी को समझाता है कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इनग्योल ग्योंग से यहाँ पर मिलता है और उसे समझाता है कि देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चैन और मेरे बीच कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, ये सच है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बट उस वे में नहीं जैसा तुम समझ रही हो। रही बात मेरे ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर की, तो इसके पीछे एक सीक्रेट है जिसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता। ग्योंग उसे कहती है सीक्रेट कहीं तुम्हारा वो तो नहीं है कि तुम मुझे लाइक करते हो। एनग्योल ये सुन के यहाँ पर हैरान होता है, बट यहाँ पर वो ये कहकर चला जाता है कि सॉरी, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। रात को हम देखते हैं ये चैन को, जहाँ पर उसे ग्योंग का फोन आया हुआ होता है। वो यहाँ पर उससे बात कर रहा था, बट एनग्योल उसे यहाँ पर बात नहीं करने देता बिकॉज ये यी चैन की स्टडी का टाइम था। बट यी चैन भी कहाँ कम था, वो भी यहाँ पर बात करके ही रहता है। अगले दिन हम उसे स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को ये अनाउंस करता है कि वो अब सॉन्ग चेंज करने के लिए तैयार है, क्योंकि कल उसने इसके बारे में ग्योंग से बात की थी और उसने उसे सॉन्ग चेंज करने को भी बोल दिया। हम देखते हैं कि सभी लोग इसके लिए यहाँ पर तैयार थे, बट एनग्योल नहीं। वो यहाँ पर सभी को समझाता है कि उन्होंने पहले ही सॉन्ग की प्रैक्टिस कर ली है और फेस्टिवल भी क्लोज आ रहा है। अचानक से वो अब एक न्यू सॉन्ग की तैयारी कैसे करेंगे। वो यहाँ पर यी चैन को भी समझाता है कि वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। योंग ने उसे सॉन्ग चेंज करने को बोला, क्या होगा अगर उसका मन फिर बदल जाए और फिर से वो उन्हें सॉन्ग चेंज करने को बोल दे। तो यी चैन कहता है कि मैं तो फिर से चेंज करूंगा, वो मेरे लिए अपनी स्टडी छोड़कर यहाँ पर वापस आई है, मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ। अब ये सुनकर एनगोल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि यी चैन के लिए बैंड एक मजाक है। यी चैन जब उसकी बात नहीं सुनता तो वो बैंड ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि यी चैन एक लड़की के लिए सब कर रहा है, ग्योंग के अलावा तो उसे और किसी की फिक्र ही नहीं है। उसने जो इन गर्ल से प्रॉमिस किया था उसे तो वो भी याद नहीं है। वो जब यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे वही गिटार शॉप का ऑनर देख लेता है। वो उसे कहता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे शॉप पर आए थे, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिटार निकाल के रखा हुआ है, तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। एनगोल यहाँ पर उन्हें मना कर देता है, कहता है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर अपनी परदादी माँ को याद करता है, वो उनके दिए हुए कुछ पैसों से कुछ खरीद के खाता है, साथ ही उन्हें याद करके वो रोता भी है कि वो उन्हें बिना गुड बाय किए ही यहाँ पर आ गया। बट वो कर भी क्या सकता था, वो अपने फादर के इस एमेच्योर वर्जन को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। इधर ईचैन जब घर आता है तो उसकी ग्रैंडमा उससे यहाँ पर पूछती है कि उसका ट्यूटर इनगिल कहाँ है। ईचैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे कुछ काम आ गया तो वो चला गया। इधर हम इनगिल को देखते हैं जिसे कि टेलीफोन बूथ से यहाँ पर आवाज आती है। वो जाकर फोन उठाता है तो हम देखते हैं दूसरी साइड से लाविडा शॉप का ओनर उससे बात कर रहा था।
वो उससे यहाँ पर पूछता है कि क्या उसे रीजन पता चला कि आखिर वो वहाँ पर क्यों है। एंग्योल उसे कहता है कि नहीं, सभी चीजें यहाँ पर बेकार हो चुकी है। मेरे फादर अपने फर्स्ट लव के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम कहाँ है। आज मेरे फादर से मेरी लड़ाई भी हो गई। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लाविडा शॉप के ओनर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे वापस भेज दो, मुझे सभी की याद आ रही है। ओनर उसे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पेस और टाइम के बीच का गेट अभी तक खुला नहीं है, और वैसे भी जैसे ही तुम यहाँ पर आओगे सभी चीजें धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगी। जिस टाइम से तुमने डोंगजिन होने का प्रिटेंड किया था तभी से यहाँ पर सारी चीजें चेंज होने लग गई हैं। तो जैसे जैसे वहां पर तुम मिले हो सभी का फेट चेंज हो गया है। इनग्योल भी यहाँ पर याद करता है कि हाँ उसने डोंगजिन होने का प्रिटेंड किया था और कैसे ग्योंग वापस कोरिया आ गई, जबकि डेस्टिनी में तो ये लिखा ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि इन सब के पीछे इनग्योल का हाथ है, उसने ही ये सब चीजें चेंज की है। अगर उसने डोंगजिन होने का नाटक नहीं किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता। वो यहाँ पर लाविडा शॉप के ओनर से पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ कि मैं सब कुछ ठीक कैसे करूँ, मुझे कोई हिंट दो। शॉप ओनर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही हिंट दे रखा है, जाओ जाकर चेक करो। एनग्योल यहाँ पर सोचता है कि क्या सच में उसने उसे हिंट दिया है। वो यहाँ पर अपना बैग चेक करता है जहाँ पर उसे गिटार कंपटीशन का पैम्फलेट मिलता है। ये पैम्फलेट एक इलेक्ट्रिक गिटार कंपटीशन का था और उसे जिंगसन नाम की कंपनी कर रही थी। इनग्योल जब उसमें डेट देखता है तो वो कल की ही डेट थी, यानी कि कल ही कंपटीशन होने वाला था। लेकिन हम इधर इस कंपटीशन वाली जगह को देखते हैं। हमें पता चलता है कि कंपनी यहाँ पर कंपटीशन इसलिए करवा रही थी क्योंकि उन्होंने एक नई इलेक्ट्रिक गिटार लॉन्च करी थी। इधर ही हम इनग्योल को देखते हैं जो कि घूमता फिरता आखिरकार यहाँ पर आ ही जाता है। उसे यहाँ पर जमीन पर ऑडिशन का इनविटेशन कार्ड पड़ा हुआ मिलता है जिसे कि वो उठा लेता है। एक आदमी जब उसके पास इनविटेशन कार्ड देखता है तो वो उसे कहता है कि अरे आप तो नंबर 10 हो, चलो मेरे साथ चलो, जल्दी से आपका नंबर आने वाला है। इधर हम छंग को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। असल में कल पूरे टाइम बारिश में भीगने की वजह से आज उसकी तबीयत यहाँ पर खराब हो गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद जब स्कूल से बाहर जाती है तो उसे यहाँ पर ये चैन मिलता है जो कि उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है और फिर उसे उसका कीचेन वापस कर देता है। तभी कीचेन की नजर यहाँ पर चंग के नेम बैच पे जाती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसे यहाँ पे ये देखकर याद आता है कि एनग्योल ने एक बार इसी नाम का जिक्र किया था और उसे कहा था कि फादर आपको छंग को प्यार करना चाहिए ना कि किसी और को। खैर ये देखकर यहाँ पर वो हैरान होता है। तभी वो देखता है कि छंग की तबीयत यहाँ पर खराब है तो वो उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। इधर हम कंपटीशन का सीन देखते हैं। एक एक करके सभी लोग यहाँ पर अपना अपना ऑडिशन दे रहे थे। एनग्योल की जैसे ही यहाँ पर टर्न आती है तो अचानक से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एनग्योल गाना गाने के लिए यहाँ पर माइक को पकड़ता है तो अचानक से उसे करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हम देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल में वो आया था उसी हॉस्पिटल में ईचन चौक को भी लेकर आया था। यहाँ पर एक मोमेंट तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, बट दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता। इधर हम ग्योंग को देखते हैं जो कि एक शॉप से यहाँ पर कुछ लेकर जा रही थी, बट तभी उसे यहाँ पर टेलीफोन बूथ की से टेलीफोन की आवाज आने लग जाती है तो अंदर जाकर वो फोन उठाती है। हम देखते हैं कि सामने से उसे लाविडा शॉप का ओनर बात कर रहा था जिससे कि अब हम मास्टर नाम से बुलाएंगे। वो अब यहाँ पर ग्योंग से पूछता है कि उसकी ट्रिप कैसी चल रही है, कैसा लग रहा है उसे दूसरे की लाइफ जी के। ग्योंग उसे यहाँ पर बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अब उनकी ऐसी बातों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्योंग जो है वो मास्टर को पहले से जानती है। अब यहाँ पर हमारे सामने रिवील होता है एक सीक्रेट जो था। ग्योंग जो है वो असल में ग्योंग है ही नहीं बल्कि वो उसकी बेटी इनयू है जो कि ग्योंग की तरह ही दिखती है और ये सेम इनग्योल की तरह ही टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है। अब वो यहाँ पर कैसे आई है, क्यों आई है, ये हमें बताएगी वो अगले पार्ट में। अब दोस्तों पार्ट 3 में हम देखते हैं सबसे बड़ा सीक्रेट हमारे सामने रिवील होता है कि जो ग्योंग है वो असल में ग्योंग नहीं है, उसकी बेटी है जो कि इनग्योल की तरह टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आई है। अब वो यहाँ पर क्यों आई है और क्या चेंजेस करने के लिए आई है, उसका क्या मकसद है, ये हमको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो आगे ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।